हेलो दोस्तों, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो तुम लोग याद रखना, इस चैप्टर के राइटर का नाम और वो है हरिशंकर परसाई। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सारा ज़माना दिखावे का दीवाना। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं ये क्या कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लोग दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो ये चैप्टर प्रेमचंद जी के बारे में है। प्रेमचंद, तुमने तो नाम तो सुना ही होगा। प्रेमचंद जो कि हिंदी के राइटर है और बहुत जाने माने राइटर है, तो उनके बारे में ही ये चैप्टर है। हरिशंकर जी ने उनके बारे में ये चैप्टर लिखा है। और प्रेमचंद जी जो हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले एक इंसान है। तो चलो चैप्टर में देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी अपनी कहानी की शुरुआत एक फ़ोटो को देखकर करते हैं। जी हाँ, एक फ़ोटो, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि प्रेमचंद जी की होती है, उनकी धर्मपत्नी के साथ। अब तुम लोग बोलोगे कि उस फ़ोटो में क्या खास है, तो सब्र करो और कहानी ध्यान से सुनना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हरिशंकर परसाई जी अपनी कहानी की शुरुआत एक फ़ोटो को देखकर करते हैं, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि प्रेमचंद जी की होती है, उनकी धर्मपत्नी के साथ। और उस फ़ोटो में प्रेमचंद जी अपने पैरों में जूते पहने हुए रहते हैं। वॉट, ये तो सब लोग करते हैं, ऑब्वियसली जूते पैर में ही ना पहनेंगे। अरे यार, ध्यान से सुनो। और वे जूते फटे हुए रहते हैं और उनकी उंगली जो है वो जूतों से बाहर दिखाई देती है। तो लेखक की नज़र वहीं पर अटक जाती है। लेखक सोचते हैं कि जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए प्रेमचंद जी ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो रोज़ यानी डेली बेसिस पे कैसे कपड़े पहनते होंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, नए नए फैशनेबल कपड़े और जूते पहनकर वो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। पर यहाँ पर प्रेमचंद जी ने तो कितने साधारण कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से उन्होंने फटे हुए जूते पहन रखे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि वो प्रेमचंद जी की फ़ोटो को देखते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा तैयार हो जाते, थोड़ा कपड़े तो बदल लेते, तब फ़ोटो खिंचवाने आते। फिर वो सोचते हैं कि शायद पत्नी के कहने पर फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे, इसलिए क्या पहने और क्या नहीं इसका भी ध्यान नहीं रखा होगा। फ़ोटो खिंचवाने वक्त क्या होता है कि हम लोग स्माइल करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के फेस पे आधा अधूरा स्माइल था। ओके, मतलब कि ठीक से स्माइल नहीं कर पाए वो अपने फ़ोटो में। तो लेखक कहते हैं कि जब प्रेमचंद जी स्माइल करने गए होंगे, अभी स्माइल उनके फेस पर आया ही नहीं होगा, तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच ली होगी, जिसकी वजह से उनके फेस पे आधा अधूरा स्माइल आया है। और इस स्माइल में वो काफ़ी फ़नी दिख रहे हैं लेखक के अनुसार। ओके, फिर लेखक कहते हैं कि ये जो तुमने आधा अधूरा स्माइल दिया है, ये स्माइल से ज़्यादा मजाक लग रहा है। और वो कहते हैं कि ये मजाक तुम्हारा नहीं हो रहा है बल्कि उन लोगों का हो रहा है जो कि दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करते। फिर लेखक प्रेमचंद जी की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने फटे हुए जूते पहन रखे हैं, फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है। तुम्हारे फ़ोटो में या फिर तुम्हारे फेस पे वो कॉन्फिडेंस गिरता हुआ नहीं दिख रहा है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं हुआ है, जबकि तुमने फटे हुए जूते पहने हैं, फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जैसा का वैसा ही है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो दिखावे की दुनिया से काफ़ी दूर रहते थे, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए। तो लेखक आगे कहते हैं कि मेरे पूर्वज, तुम्हें ज़रा भी इसका एहसास नहीं है कि तुम फटे जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहे हो, और ऐसा जूता पहनने में तुम्हें कोई संकोच भी नहीं है। तो इस पर प्रेमचंद जी के लिए ये सेंटेंस तो बनता है, दुनिया क्या सोचेगी ये मैं कभी नहीं सोचता। तो आगे बढ़ते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं, इस तरह फ़ोटो खिंचवाने से तो अच्छा होता कि तुम फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। क्या तुम्हें फ़ोटो का महत्व नहीं पता?
क्या तुम्हें फोटो का इम्पोर्टेंस नहीं पता? फोटो खिंचवाकर इंसान रख देता है एक यादगार के रूप में जो हमेशा साथ रहता है। तो यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद को मेरे पूर्वज शब्द से संबोधित किया है, क्योंकि प्रेमचंद लेखक से पहले के महान साहित्यकार और कथाकार हैं। प्रेमचंद जी जो है वो लेखक से पहले के साहित्यकार और राइटर हैं, महान कथाकार हैं। ओके, इसलिए लेखक ने यहाँ पर उनको मेरे पूर्वज कहकर संबोधित किया है। लेखक आगे कहते हैं कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए परफ्यूम तक लगा लेते हैं, जबकि फोटो में परफ्यूम का कोई काम ही नहीं है, उसकी खुशबू थोड़ी ना फोटो में आएगी। यानी कि आदमी फोटो खिंचाने के लिए अपनी असलियत तक छुपा लेता है, अपनी सभी कमजोरियां छुपा देता है और समाज के सामने, समाज के आगे खुद को बेहतरीन दिखाता है। लेखक आगे कहते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या नहीं करते। फिर लेखक कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों से सिर्फ जूते, कपड़े ही नहीं बल्कि उनकी बीवी तक उधार मांग लेते हैं। और तुमने तो एक टोपी तक नहीं पहनी है जो सिर्फ 8 आने में मिल जाती है। तो ये लेखक के टाइम का है कि उस टाइम जो टोपी का प्राइस था वो 8 आना था। ओके, तो लेखक के अनुसार यहाँ पर जो टोपी है वो इज्जत का प्रतीक है। ओके, और जो जूता है वो दिखावा का। ओके, लेखक आगे प्रेमचंद जी को कहते हैं कि तुम तो एक महान कथाकार हो, उपन्यासकार हो, मगर तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा जूता भी उतना अच्छा नहीं है, यानी कि लेखक की जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि लेखक उतने वेल्दी नहीं है, वो उतने रिच नहीं है। वो कहते हैं कि उनका जूता जो है वो ऊपर से बिल्कुल ठीक है, यानी जिससे उनकी पैर की उंगली बाहर नहीं दिखती है। भले ही उनका जूता नीचे से फटा हुआ है, जिससे क्या होता है कि उनका जो अंगूठा है, यानी पैर का जो अंगूठा है वो नीचे से छिल गया है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बाहर से अच्छी दिखती है, मगर अंदर से उतनी अच्छी नहीं है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे फटे जूते के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगा, क्योंकि लोगों को मेरे फटे जूते से पता चल जाएगा कि मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना रिच नहीं हूँ। लेखक प्रेमचंद से कहते हैं कि भले ही तुम्हारा जूता फट गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा वजूद और तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल ही सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो और हम पर्दे पर कुर्बान होते जाते हैं। तो इससे दोस्तों लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो प्रेमचंद जी है वो दिखावे की दुनिया से बिल्कुल दूर रहते हैं, जबकि आजकल के लोग दिखावे पर मरे जा रहे हैं। फिर आगे लेखक प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम दिखावे की दुनिया से दूर रहते हो, इसलिए तुम हम पर मुस्कुरा रहे हो। लेखक आगे प्रेमचंद जी से पूछते हैं कि मेरे जनता के लेखक, तुमने यह मुस्कान माधो, होरी, हल्कू या किससे उधार मांगी है? तो ये जो माधो, होरी और हल्कू नाम है ये सब प्रेमचंद जी की कहानियों के कैरेक्टर्स हैं। ओके, प्रेमचंद जी को आम आदमी का कहानीकार माना जाता है, इसलिए उनको मेरी जनता के लेखक कहा गया है। उन्होंने गरीब, लाचार और शोषित वर्ग के दर्द को अपनी कहानी में लिखा है। उन्होंने गरीब का दुख, लाचारों का दुख, इन सबको अपनी कहानियों में दिखाया है, इसलिए उनको मेरी जनता का लेखक कहकर यहाँ पर हरिशंकर जी बुला रहे हैं। ओके, लेखक आगे प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम यहाँ वहाँ बहुत चक्कर काटते हो और कभी कभी बनिया की उधारी से बचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हो, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया होगा। फिर लेखक सोचते हैं और कहते हैं लेकिन चलने से तो जूते का नीचे वाला पोर्शन घिसता है, जूते का ऊपरी भाग फटकर वहां से उंगली बाहर नहीं आती है, यानी तुमने जूते से किसी सख्त चीज में ठोकर मारी होगी, तभी तुम्हारा जूता ऊपर से फट गया होगा। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ होती है वो दिखावे की दुनिया को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो ऊपर की लाइन में जैसा कि हमने देखा कि लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी का जूता किसी सख्त चीज़ पर ठोकर लगने से फट गया होगा,
तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी जो अंधविश्वास को दूर करने के लिए, दिखावे की दुनिया को दूर करने के लिए अपनी कहानियाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर जो उनका जूता ऊपर से फट गया है फिर भी वो अपना जूता पहन रहे हैं, क्योंकि उनका जूता बिल्कुल ठीक है और वो उसे अच्छी तरह से पहन सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनका जूता सिर्फ ऊपर से फटा है। और वो चूँकि दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए लेखक कहते हैं यहाँ पर जो सख्त चीज़ है वो अंधविश्वास और दिखावे की दुनिया है। तो यहाँ पर जो सख्त चीज़ वो अंधविश्वास और दिखावे की दुनिया के लिए यूज़ किया गया है। लेखक कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों से बचकर निकल सकते थे, लेकिन तुम नहीं निकले, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि तुम दिखावे की दुनिया से दूर और अंधविश्वास से दूर तुम खुद निकल सकते थे, लेकिन तुम नहीं निकले। यानी कि तुम लोगों को निकालना चाहते हो, इसलिए तुम लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने की कोशिश कर रहे हो अपनी कहानियों के माध्यम से। जबकि तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि तुम खुद की परवाह करते, लोगों की परवाह किए बगैर तुम खुद ही निकल जाते और लोगों को ऐवे ही छोड़ देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों के अंदर अंधविश्वास और दिखावे की दुनिया को दूर करने के लिए अपनी कहानियों को लिखते रहे, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि तुम समझौता कर लेते, आसान रास्ता अपना लेते, ठोकर मारने की क्या ज़रूरत थी, तुम उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। जैसे सभी नदियाँ पहाड़ तोड़कर ही तो नहीं बहती हैं, कुछ रास्ता बदल कर भी तो बहती हैं, वैसे ही तुम बगल से निकल जाते। फिर लेखक आगे कहते हैं प्रेमचंद जी के बारे में, लेकिन तुम समझौता नहीं करते हो, तुम संघर्ष करते हो, स्वाभिमानी हो। फिर लेखक कहते हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी कि जिसे तुम अच्छा नहीं समझते हो, उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हो। यानी कि प्रेमचंद जी जो कि दिखावे की दुनिया और अंधविश्वास से दूर रहना चाहते हैं और उसे वो घृणा समझते हैं, तो वो अपनी पैर की उंगली से उस तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि उनका जो जूता फटा हुआ है और उनकी जो उंगली बाहर निकली हुई है, तो वो उससे ये दिखाना चाहते हैं कि वो अंधविश्वास और दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं। ओके, फिर लेखक आगे कहते हैं, यानी तुम अपनी उंगली का महत्व कम नहीं करना चाहते हो। यानी कि प्रेमचंद जी के लिए हाथ की उंगली और पैर की उंगली एक समान है। फिर लेखक कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इस उंगली का इशारा और तुम्हारी मजाक भरी मुस्कान को खूब समझता हूँ। यानी कि तुम्हारी इस उंगली का इशारा क्या है और तुम्हारे इस मुस्कान के पीछे, यानी कि हाफ स्माइल के पीछे का राज क्या है, ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा है और लेखक भी इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए तो वो हमें समझा पाए हैं कि आज की दुनिया में नेक लोग कम और फेक लोग ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।